कौन है? एक अजीब सी आवाज ने बिस्तर पर सोई गुंजन को झकझोर कर रख दिया। गुंजन हिम्मत बटोर कर खिड़की के पास गई। उसने धीरे से खिड़की खोलकर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगती है, उसे आंगन में कोई काली परछाई दिखी। कौन है वहां? ये कैसी आवाज है? गुंजन को अब हल्का हल्का डर लगने लगा और वो खिड़की से पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। माँ, माँ, माँ! गुंजन की चीखें सुनकर सारे घर वाले जाग गए और सब गुंजन के कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ गुंजन? तू ऐसे क्यों चीख रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, वहां कोई था। उसने मुझे देखा और रोने की आवाज, वो रोने की आवाज, वो क्या? ये क्या कह रही है तू? रुक, मुझे देखने दे। निर्मला ने गुंजन के कमरे की अच्छी तरह से छानबीन की। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। कोई तो नहीं है रे, तुझे कुछ वहम हुआ है। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि रात में खिड़की बंद रखा कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं है। नहीं माँ, मैं कह रही हूँ कोई था यहाँ। आप मेरा यकीन करो। गुंजन को इस कदर परेशान देखकर अब निर्मला को भी कुछ अजीब लग रहा था। उसने गुंजन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख गुंजन, तेरा 5वां महीना चल रहा है और प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे वहम अक्सर होते हैं। तू डर मत, देख हम सब यही हैं, सब ठीक है। तू सो जा। माँ, आप यहीं रुको। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही गुंजन, तू सो जा। आज मैं यहाँ तेरे कमरे में तेरे साथ ही सोऊंगी और कल से तुझे वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। कल अभिजीत आ जाएगा। क्या वो वापस आ रहे हैं? हाँ, आज ही उसके बाबूजी ने उससे बात की थी। अब जब तक तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, अभिजीत यहीं तेरे साथ रहेगा। निर्मला की बातों ने अब गुंजन को तसल्ली दे दी थी, क्योंकि पिछले 5 महीनों में अभिजीत मुश्किल से 4 बार उससे मिलने आया था। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, गुंजन को अभिजीत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर काम के चलते अभिजीत को वक्त ही इतना नहीं मिलता कि वो घर आ सके। पर अब गुंजन ने सुना कि अभिजीत घर आ रहा है, तब उसकी जान में जान आई। अगले दिन सुबह से ही गुंजन दरवाजे पर टकटकी लगाए अभिजीत की राह देख रही थी। गुंजन, अंदर आजा, बाहर बहुत ठंड है। अभिजीत को आने में वक्त है अभी। नहीं माँ, मैं यहीं रहकर उनका इंतजार करूंगी। निर्मला ने मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखकर कहा, आप ही कुछ कहिए इसे, मेरी तो सुनती ही नहीं है। पागलों की तरह दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार कर रही है। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे देखो कौन है, लगता है अभिजीत आया है। गुंजन ने जैसे ही अभिजीत को देखा, वो भागकर उसके पास गई और उसके गले लगकर रोने लगी। अरे पगली, अब तो रो क्यों रही है? अब तो मैं आ गया हूं ना, देख। अरे लल्ला, सुबह से तेरी राह देख रही है, ना कुछ खाया है ना पिया है। अब तू ही समझा इसे। ठीक है माँ, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब संभाल लूंगा। अभिजीत के आने के बाद से ही गुंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और अब सारा दिन अच्छे से बिताने के बाद फिर रात हो गई। अभिजीत और गुंजन सोने चले गए थे और रात का वही कुछ 12 बज रहा था। तभी एक आवाज से गुंजन की नींद टूट गई। कौन है? कौन है? माँ, माँ आओ ना मेरे पास। माँ। गुंजन के कानों में बार बार एक बच्चे की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद ही गुंजन को एक परछाई दिखी और वो उसके पीछे पीछे चल दी। उस वक्त गुंजन अपने होश में नहीं थी। वो पागलों की तरह उस परछाई के पीछे चल रही थी और चलते चलते वह घर के आंगन में पहुंच गई। तभी उसका भ्रम टूटा और उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई।
बचाओ, बचाओ, ये लाल कदमों के निशान, ये खून। चीखते चीखते गुंजन वहीं आंगन में बेहोश होकर गिर गई। जब सारे घर वाले बाहर आए और उन्होंने इस तरह गुंजन को बेहोश पड़े देखा तो सब हैरान रह गए। गुंजन, उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो गुंजन। लल्ला, तू तो उसके साथ ही सोया था ना, फिर ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं मालूम माँ, गुंजन बाहर कब आई? मैं तो सोया हुआ था। अब छोड़िए ये सब, पहले इसको अंदर ले चलते हैं। सब गुंजन को कमरे में लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद जब गुंजन को होश आया तो फिर वो उन्हीं लाल कदमों के निशान के बारे में बात कर रही थी। वो लाल निशान, वो खून, वो बच्चा। क्या कह रही हो गुंजन? कौन सा बच्चा, कौन से कदमों के निशान? कुछ नहीं है यहाँ। और तुम इतनी रात गए आंगन में क्या करने गई थी? मैं वो बच्चा। कौन सा बच्चा गुंजन? अपने घर में कोई बच्चा नहीं है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना, यहाँ एक बच्चा था और वो लाल कदमों के निशान, वो खून। रुकिए, आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है ना? मैं अभी दिखाती हूँ। गुंजन भागी भागी आंगन की तरफ गई और जमीन की ओर इशारा करने लगी। ये देखो, यही थे वो निशान। गुंजन, कौन से निशान? यहाँ कोई निशान नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? गुंजन ने देखा कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। वो चीख चीख के रोने लगी। आप सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ, आप तो मेरा यकीन करो, वो बच्चा यही था और वो निशान भी। बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुझ पर यकीन नहीं कर रहे, पर बेटा यकीन करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो खुद देख, यहाँ कोई निशान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। मेरी बात मान, तुझे आराम की जरूरत है। आजा, सो जा चलकर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक आप लोग मेरी बात नहीं मान लेते, मुझे कहीं नहीं जाना। ये क्या पागलपन है गुंजन? बच्चों जैसी जिद मत करो और चलो यहाँ से। सब गुंजन को अंदर ले जाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। 5 महीने की प्रेग्नेंट गुंजन का पेट अब अच्छा खासा फूल गया था और समझ में भी आने लगा था। अचानक गुंजन को महसूस होने लगा जैसे उसके पेट में कोई हलचल हो रही हो। मेरा पेट, माँ, ये दर्द। देख, मैंने कहा था तुझसे, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब बात मान ले गुंजन, अंदर चल और आराम कर, चल। निर्मला और अभिजीत जैसे तैसे गुंजन को कमरे में लाए, उसे दवाई दी और थोड़ी देर में ही गुंजन सो गई। अभिजीत बाहर आया और निर्मला से सवाल करने लगा, कब से हो रहा है ये सब? क्या बताऊं लल्ला, यही कुछ 15 दिन पहले से ही बहू ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है। कभी आधी रात में उठकर कहती है कोई है, कोई बच्चा है, कोई बुला रहा है, तो कभी नींद में चलते चलते छत तक चली जाती है। आपने डॉक्टर से बात की? नहीं लल्ला, 4 महीने के बाद ऐसा सब होता है गर्भवती औरतों के साथ। हमें लगा 1-2 दिन के बाद सब सही हो जाएगा, पर अब जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो तेरे बाबूजी ने तुझे बुलाया। आप लोग ये बात मुझे अब बता रहे हैं? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, पर कल सबसे पहले हम गुंजन को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अभिजीत ने ठान लिया था कि अब वो गुंजन के साथ जो भी हो रहा है उसे ठीक करके रहेगा। उसे लग रहा था डॉक्टर के पास जाने से सब ठीक हो जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि ये दलदल है। और अब सिर्फ गुंजन ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा की हर गर्भवती औरत इस दलदल में फंस चुकी थी। कौन सा तूफान कब भीलवाड़ा पर आने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा। रात के हंगामे के बाद अब सुबह सब ठीक था, सब चैन की नींद में थे। तभी एक आवाज ने हर किसी की धड़कनें रोक दी। माँ, बाबूजी, अभी आओ, जल्दी आओ। ये सब देखो, ये क्या हुआ? जल्दी आओ सब, मेरा बच्चा। सब दौड़ते हुए गुंजन के कमरे में गए और उन्होंने वहां जो देखा, उसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुंजन, ये तेरे पेट को क्या हुआ? कल तक तो ये फूला हुआ था।
माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? मेरा बच्चा। माँ मैंने कहा था आप लोगों से कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए ये सब क्या हो गया। गुंजन, तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम देखना सब ठीक होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम आओ, चलो मेरे साथ। निर्मला गुंजन की हालत देखकर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी, या यूं कहें कि नामुमकिन है। कल तक जो गुंजन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में उसका बच्चा था, उसका पेट फूला हुआ था। आज अचानक उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। भला रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप अपनी बीवी से कहिए कि ये रोना बंद करके मुझे बताए कि आखिर हुआ क्या है। गुंजन, शांत हो जाओ। देखो, अब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या बताऊं अब? कल तक मेरे पेट में एक बच्चा था, मैं माँ बनने वाली थी, और आज देखिए मेरा पेट ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप? और आप इनके पति हैं ना? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कैसे इनकी ऐसी बातों में इनका सपोर्ट कर सकते हैं? ये हॉस्पिटल है, गांव की दाई खाना का घर नहीं, जहां ऐसी बकवास बातें हो। डॉक्टर, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होता अगर मैंने सब अपनी आंखों से ना देखा होता तो। अभिजीत ने गुंजन की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रख दी, और जिन्हें देखने के बाद डॉक्टर के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। गुंजन का रो रो कर बुरा हाल था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। देखकर बताइए ना, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुंजन से क्या कहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस ना तो कभी देखा था और ना ही सुना था, पर फिर भी उन्होंने अपनी और गुंजन की तसल्ली के लिए उसके लिए कुछ टेस्ट करना सही समझा। डॉक्टर ने अभिजीत की तरफ देखा और कहा, देखिए, हम अभी इनके कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है उससे कुछ पता चल सके। आपको जो करना है करिए, बस एक बार ये बता दीजिए, मेरा बच्चा और गुंजन तो बिल्कुल ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है ना? डॉक्टर ने गुंजन का अल्ट्रासाउंड किया, और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभिजीत और गुंजन को क्या जवाब दे। और तब तक निर्मला और अभिजीत के बाबूजी भी हॉस्पिटल आ गए थे। क्या हुआ लल्ला? डॉक्टर क्या बोली? सब ठीक तो है ना? माँ, वो अभी कुछ टेस्ट करने के लिए गुंजन को अंदर लेकर गए हैं, उसके बाद ही कुछ मालूम चलेगा। मुझे तो लग रहा है ये कहीं कोई प्रेत पिशाच का चक्कर तो नहीं। हमें बहू को किसी भगत के पास ले जाना चाहिए। माँ प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं आप? बाबूजी, आप ही समझाइए ना इन्हें। भगवान के लिए अब तुम चुप हो जाओ, वैसे भी कम मुसीबत नहीं है। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर अंदर से गुंजन को साथ लेकर आया। डॉक्टर को देखते ही वो तीनों उनकी तरफ चले गए। कुछ पता चला डॉक्टर? सब ठीक है ना? बताइए ना, बहू और उसका बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के लिए शायद आप में से कोई तैयार नहीं है, और ना ही मैं था, पर अब यही सच है। डॉक्टर की बात सुनकर अभिजीत और निर्मला घबरा जाते हैं। अभिजीत समझ जाता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वही निर्मला की आंखों से तो आंसू गिरने लगते हैं। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, ऐसी क्या बात है? मेरी बहू और बच्चा ठीक तो है ना? काश मैं ऐसा कह पाता। गुंजन ने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें गुंजन के गर्भ में बच्चे का एक भी चिन्ह नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मुझे तो ये बुद्धि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुश्किल समय में गुंजन के साथ खड़े रहेंगे। ये आवाज कैसी? कहीं गुंजन? सब लोग भागते हुए गुंजन के कमरे में पहुंचे तो देखा कि गुंजन पागलों की तरह बिस्तर पर रखे कंबल और तकियों को फाड़ रही है और जोर जोर से चीख रही है, मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं सब बर्बाद कर दूंगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। गुंजन की ये हालत देखकर अभिजीत की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो भागकर उसे गले लगाने की कोशिश करता है। गुंजन, गुंजन शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मेरी बात सुनो। अभिजीत के गले लगाते ही गुंजन चीख चीख कर रोने लगती है। अभिजीत, अभिजीत मेरा बच्चा, ये सब मेरे बच्चे के कातिल हैं। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभिजीत, गुंजन को अभी सख्त आराम की जरूरत है, मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता हूँ। नर्स कमरे में आती है और जबरदस्ती गुंजन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब गुंजन शांत हो चुकी थी। सबने उसे आराम करने के लिए कमरे में अकेला छोड़ दिया। गुंजन की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? ये सब तेरी वजह से नहीं, बल्कि उस श्राप की वजह से हो रहा है जो भीलवाड़ा को बर्बाद कर चुका है। मुझे तो लगा था कि वो सारी बातें झूठी थी, मगर आज सब सच देख लिया। अब बस भी करो माँ, आज के जमाने में भी श्राप और भूतों जैसी बातों पर यकीन करते हो। ये सब कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है कि गुंजन को कोई बीमारी हुई है। इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे सावित्री को बुलाना ही होगा, वही है जो गुंजन को संभाल सकती है। ये दिल्ली है, जहाँ के एक बड़े अस्पताल में सावित्री काम करती है। वो एक मनोवैज्ञानिक है और ऐसे कई केसेस को साइंस की मदद से हैंडल करती है जिन्हें ये दुनिया भूत का नाम दे चुकी है। सावित्री भूतों में यकीन नहीं करती है। वो इस वक्त कुछ मनोवैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग कर रही थी कि तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? भाभी कैसी हैं? हाँ, आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं कल ही पहुंचती हूँ। क्या हुआ सावित्री जी, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। सॉरी, पर मुझे एक अर्जेंट केस मिला है तो मुझे जाना होगा। सावित्री ट्रेन से उतरती है। वो अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए गांव की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। गांव की गलियों में गहराती खामोशी और हल्की हवाओं का शोर माहौल को और रहस्यमयी बना रहा है। भीलवाड़ा अभी भी नहीं बदला। वही पुरानी सड़कें, डरे हुए लोग और एक अजीब सी खामोशी। न जाने क्यों मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे कुछ अजीब वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। सावित्री कई सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। पिछली रात उसे अपने परिवार से गुंजन के अजीब बर्ताव के बारे में खबर मिली। ये खबर सुनकर उसके मन में कई सवाल उठे जिनका जवाब वो खुद ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। सावित्री, सावित्री तुम आ गई। मुझे पता था तुम आओगी। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। गुंजन के चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। वो सावित्री को देखते ही गले लग गई। गुंजन, सब ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? बात क्या है? वो बच्चा, वो मुझे हर जगह दिखता है। कभी वो मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलता है, तो कभी कभी इसी दरवाजे के पास खड़े होकर माँ माँ चिल्लाता है। उसी ने और मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गुंजन, गुंजन होश में आओ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। गुंजन, होश में आओ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। सावित्री गुंजन को पकड़कर जोर से हिला देती है और गुंजन का वहम टूट जाता है। ये इतनी तेज हवाओं का झोंका क्यों चलने लगा? खैर गुंजन, चलो अंदर चलते हैं। माँ, सावित्री मेरी लाडो, तू कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, मगर भाभी का ये हाल कब से है? 15 दिन हो गए हैं। कभी अचानक चीख पड़ती है, कभी कहती है कोई उसे बुला रहा है। डॉक्टर को दिखाने की सोची थी, लेकिन हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। भाई कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। अभिजीत, वो बेचारा हर वैद्य और डॉक्टर के चक्कर काट रहा है। उसके गले से तो रोटी तक नहीं उतरती है। तभी तो तुझे बुलाया है, ताकि तू इसे ठीक कर सके। निर्मला की बातें सुनकर सावित्री की चिंता और बढ़ गई।
उसने घर का मुआयना लेने का फैसला लिया। वो बहुत थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती थी। मैं भी कितनी पागल हूँ। पूरे 1 साल बाद मेरी लाडो घर वापस आई है और मैंने उसे खाने तक भी नहीं पूछा। तू ये सब छोड़, जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैंने तेरी पसंदीदा दाल बाटी बनाई है, लाती हूँ। हाँ, मेरा कमरा, कितना सुकून मिलता है अपनी पुरानी चीजों को देखकर। लेकिन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सावित्री अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन गुंजन के कमरे से आती सिसकियों ने उसे बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कमरे की ओर रुख किया। दरवाजा खोलते ही उसे भीतर का भयावह दृश्य दिखा। सावित्री, तुम आ गई, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है। गुंजन पलंग पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और थकावट साफ झलक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अपने हाथों को बार बार देख रही थी, जैसे कुछ छूट गया हो। भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सावित्री ने गुंजन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन गुंजन के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। उसके शब्द बिखरे हुए और असमंजस भरे थे। मेरा बच्चा, मैंने उसे देखा था, वो मुझे पुकार रहा था। गुंजन, इस कमरे में कोई नहीं है। देखो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम खुलकर मुझे बता सकती हो, क्या तुम किसी के दबाव में आकर ये सब कर रही हो? नहीं, वो अभी भी यही है। वो तुम्हें देख रहा है। उस रात जब मैंने परछाई देखी, उसने मुझे बुलाया। वो बच्चा, उसने कहा, माँ मेरे पास आओ। और फिर खून, लाल कदमों के निशान। वो आएगा, वो रात को जरूर आएगा। क्या? लेकिन भाभी, ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। फिर ये बात तुम नहीं समझोगी सावित्री। वो मेरे साथ है, हर जगह। उसकी आवाज, उसकी परछाई, वो हर रात आता है। कभी मुझे बुलाता है, कभी रोता है। गुंजन का शरीर कांप रहा था। वो अपने पैरों को घुटनों से लपेटे बैठी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रही हो। सावित्री ने उसकी नब्ज जांची। भाभी, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा सावित्री, तुम नहीं जानती। ये सब कालिंदी का काम है। वो मुझे ले जाएगी। उसने कहा है, तेरे बच्चे की जगह अब तुझे जाना होगा। कालिंदी? कौन कालिंदी? भाभी, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। तुम्हारे दिमाग पर गहरे सदमे का असर हुआ है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लाती हूँ। दवाई काम नहीं करेगी सावित्री, मैं श्रापित हूँ। ये सिर्फ शुरुआत है। भाभी, ये सब क्या बड़बड़ा रही हैं? बच्चा, लाल निशान, और अब ये कालिंदी कौन है? सावित्री समझ गई कि ये कोई साधारण समस्या नहीं है। उसने अपने बैग से अपनी नोटबुक निकाली और गुंजन के लक्षण लिखने लगी। हर छोटी बड़ी बात वो दर्ज कर रही थी। इसका मतलब गुंजन जिससे डरती है वो रात को आएगा, और आज रात मुझे चौकन्ना रहना होगा। मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन सावित्री को नींद नहीं आ रही थी। सावित्री कमरे में अपनी नोटबुक में लिख रही है, लेकिन हवाओं की गूंज और हल्की फुसफुसाहटों ने माहौल को भयानक बना दिया था कि तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। ये आवाजें, इतनी देर रात खिड़की पर कौन हो सकता है? कौन है? सावित्री ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। आंगन में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। तभी उसे वहां पर एक परछाई दिखी। ये कौन हो सकता है? इस वक्त बाहर कौन है? जैसे उसने ध्यान से देखा, वो परछाई घर के पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगी। बिना किसी हिचक के सावित्री ने दरवाजा खोला और उसके पीछे पीछे चल दी। मंदिर तक पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर लाल कदमों के निशान थे। खून जैसा लगने वाला द्रव्य नीचे बह रहा था। सावित्री ने झुककर उसे छूना चाहा, लेकिन तभी माँ, मेरे पास आओ माँ।
सावित्री ने देखा कि मंदिर के भीतर दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह थे। वहां एक पालना था जो धीरे धीरे हिल रहा था। कौन है यहाँ? कौन ये सब कर रहा है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सावित्री ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने पालने के भीतर झांका, उसे वहां एक कंकाल दिखा। बच्चे के कंकाल का एक हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सावित्री पीछे हटने लगी, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो भागने की कोशिश कर रही थी जब उसकी आंखों के सामने लाल रोशनी चमकी। मंदिर में अचानक एक चेहरा प्रकट हुआ। ये कालिंदी का चेहरा था। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से जल रही थी। वो सावित्री की ओर बढ़ रही थी। ये श्राप मैंने दिया है, लेकिन ये दर्द तुम सब ने मुझे दिया था। अब कोई इसे नहीं रोक सकता। सावित्री ने अपने पूरे दम से चीख मारी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। किसी तरह वो बाहर निकली और भागकर घर पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तुम भी देखाई है ना? अब तुम जान गई कि ये सब सच है। गुंजन के साथ घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। सावित्री का शरीर मानो जम सा गया हो। उसकी बोलती बंद थी। क्या हुआ सावित्री, तुम यहाँ आंगन में क्या देखा तुमने? कुछ बोलती क्यों नहीं? सावित्री, चुप क्यों हो? माँ कुछ पूछ रही है। वो कालिंदी कालिंदी। सावित्री को अब एहसास हो गया था कि ये घटना सिर्फ कल्पना नहीं थी। वो गुंजन की बातों पर यकीन करने लगी, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो घर वालों को सच बता पाएगी।